इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के धोनी को देखते हैं जो रेगिस्तान में शिकार कर रहा होता है और वो एक जानवर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका छोटा भाई एरिक अचानक उसके सामने आ जाता है, जिसके कारण धोनी का ध्यान भटक जाता है और वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एरिक फौरन उससे माफी मांगता है, मगर धोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी रेगिस्तान में घूमते हुए धोनी की नजर एक गुफा पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर जाकर धोनी की नजर गुफा की चट्टानों पर पड़ती है, जहाँ पर हरे रंग का चिपचिपा कीचड़ लगा हुआ था। थोड़ा और अंदर जाने पर वो एक हिरन की सड़ी हुई डेड बॉडी देखता है, जो एक अजीब सी ककून में लिपटा हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक बहुत बड़ी और डरावनी क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो धोनी के करीब जाकर बहुत जोर से दहाड़ने लगता है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर धोनी शॉक हो जाता है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब धोनी को होश आता है तब उसके कानों में एक तेज गूंज लगातार गूंज रही होती है और वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह गुफा से बाहर निकल आता है। और फिर जब वो कार के पास आता है तो वो देखता है कि उसका भाई एरिक वहाँ मौजूद नहीं है। जब धोनी उसे फोन करता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया है। ये सब देखकर धोनी और ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद धोनी पास के एक बार में जाता है। उसी दौरान वो वहाँ पर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग आपस में ये बातें करने लगते हैं कि हाल ही में हमारे आसपास कई सारे गायें मरी हुई मिली है। उन सब की हालत बहुत ही डरावनी थी। किसी ने उनकी बॉडीज को पूरी तरह से फाड़ दिया था। उनमें से कुछ बॉडीज में हरे रंग की कीचड़ लगी हुई थी और उनमें से कुछ बॉडीज तो अजीब तरह के ककून में लिपटी हुई थी। ये सुनते ही धोनी की सांसें थम गई। तभी एक ओल्ड मैन कहता है कि ये सब असल में बारो नाम के एक क्रिएचर का काम है। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी धोनी के कानों में फिर से वही तेज दहाड़ गूंजने लगती है और फिर उसे चक्कर आकर वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव रॉय और डिटेक्टिव मैक्रॉय एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर धोनी आता है, जिसे देखकर मैक्रॉय तुरंत अपना मुंह घुमाता है, क्योंकि उसे पता है कि धोनी फिर से उसी क्रिएचर के बारे में बात करेगा। इसके बाद धोनी उनके टेबल पर बैठकर अपने बैग से एक न्यूज़पेपर निकालकर उनके सामने रखता है। धोनी बोलता है कि पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक मेरा भाई एरिक रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था और तभी किसी हादसे में उसकी मौत हुई थी। मगर धोनी को पुलिस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसे लगता है कि उसके भाई की मौत उसी क्रिएचर के अटैक करने की वजह से हुई थी। ये सब सुनकर रे गुस्से में कहता है कि एरिक मेरा भी दोस्त था, लेकिन सबको अच्छे से मालूम है कि उसकी नशे की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था। ये सब सुनकर धोनी बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी रास्ते में चलते हुए उसे अपने भाई की बहुत याद आने लगती है। घर पहुँचने के बाद धोनी की नजर घर के दीवार में चिपकी हुई तस्वीरें और न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स पर पड़ती है। इन तस्वीरों को देखकर ये साफ पता चलता है कि धोनी इस क्रिएचर की तलाश में कितना डूब चुका है। उसी वक्त धोनी के कंप्यूटर पर एक मैसेज आती है जो प्रोफेसर चार्ल्स ने भेजा है, जो एक पैरानॉर्मल स्टडीज का एक्सपर्ट माना जाता है। प्रोफेसर चार्ल्स धोनी को मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन धोनी प्रोफेसर चार्ल्स से मिलने उनके कॉलेज पे पहुंचता है, जहां पर प्रोफेसर अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर धोनी को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर धोनी प्रोफेसर को अपने रिसर्च के बारे में सब कुछ बताते हुए उन्हें रेगिस्तान का मैप दिखाता है। धोनी बताता है कि उस गुफा के पास ही एक बहुत पुरानी गवर्नमेंट ऑफिस है। गवर्नमेंट का कहना है कि उस गुफा में पहले माइनिंग का काम हुआ था, जिसको बाद में रोक दिया गया, मगर इंटरनेट पर इस माइनिंग के ऊपर कुछ अलग ही थ्योरीज देखने को मिल रही है। साथ ही धोनी बताता है कि वो क्रिएचर भी उसी गुफा के अंदर मौजूद है। ये सब बताने के दौरान धोनी बहुत परेशान दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। मगर तभी प्रोफेसर उसे हैरान करते हुए ये कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों पर यकीन है। वो कहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट के ये सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स को अपनी आंखों से देखी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी से इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर देता हूँ। इधर सीन शिफ्ट होकर हम रात में 3 लड़कियों को देखते हैं जो उसी गुफा के पास मौजूद लेक में नहाने जाते हैं। उनमें से 2 लड़कियां पानी में उतरती है, मगर तीसरी लड़की पानी में उतरने से डरने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उन पर दूर से नजर रख रहा है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है और उसे पानी में उतरने के लिए फोर्स करने
करने लगते हैं। फिर जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है तभी अचानक पीछे से एक बहुत लंबा टेंटिकल निकलता है और पलक झपकते ही वो उस लड़की का गर्दन काट देता है। ये सब देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अगले दिन प्रोफेसर डोनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि उस गुफा के पास एक हादसा हुआ है और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँचने के लिए कहता है। डोनी जल्दी से तैयार होकर अपनी कार स्टार्ट करता है। उसी दौरान डोनी के सामने मॉर्गन नाम की एक लड़की खड़ी होती है जिसे डोनी ने प्रोफेसर की क्लास में देखा था। मॉर्गन बताती है कि उसे इस तरह के मिस्टीरियस केसेस के ऊपर स्टडी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसने उस दिन प्रोफेसर के साथ उसकी बातें सुन लिया था, इसलिए वो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। पहले तो डोनी नहीं मानता मगर बाद में उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जब वो दोनों उस लेक के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस लड़की का कटा हुआ सर दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। थोड़ी दूरी पर मॉर्गन को एक और लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जो एक अजीब सी ककून में लिपटी हुई है, बिल्कुल वैसा ही ककून जैसा डोनी ने गुफा के अंदर देखा था। और उसके बाद उन्होंने तीसरी लड़की की डेड बॉडी को देखा जिसे उस क्रिएचर ने आधा खा लिया था। डोनी को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि क्रिएचर ने सिर्फ उसी लड़की को खाया था और बाकी दोनों को सिर्फ मार कर छोड़ दिया। तब मॉर्गन जवाब देती है कि शायद इस लड़के में कोई खास बात है। इसके बाद डोनी को प्रोफेसर का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि तुम तुरंत वहाँ से निकलो क्योंकि वहाँ पर पुलिस पहुँचने वाली है। इसके बाद मॉर्गन जल्दी से थोड़े सैंपल्स उठा लेती है और फिर वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डिटेक्टिव रे डोनी को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। दोनों की कार सीधे एक दूसरे के आमने सामने से गुजरती है और रे डोनी को पहचान लेता है। इधर कॉलेज पहुँचने के बाद प्रोफेसर ने उन सैंपल्स को अच्छे से चेक किया जिसके बाद उसे वहाँ पर बहुत सारे कीड़े नजर आए जो अभी भी जिंदा है। इसके बाद प्रोफेसर ने अपनी नोटबुक निकाली जिसमें काफी सारे अजीब डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई है। प्रोफेसर बताते हैं कि इस क्रिएचर का नाम है बारू शकना रोशाला। ये एक एंशिएंट क्रिएचर है जो सिर्फ सोलर एक्लिप्स के टाइम ही निकलता है। ये सब सुनकर डोनी को ये सब झूठ और बकवास लगता है। वो कहता है कि ये सब परियों की कहानियाँ हैं। तब प्रोफेसर शांत होकर उसे जवाब देते हैं कि दुनिया की कई सारी कहानियाँ इसकी सच्चाई को साबित करती है। इसके बाद वो डोनी को थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं और मॉर्गन वापस से उन सैंपल्स पर टेस्ट करने जाती है। वहाँ से निकलने के दौरान डोनी बार बार उस क्रिएचर के नाम के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि बार में मौजूद ओल्ड मैन ने भी उस क्रिएचर का यही नाम बताया था। इसके बाद डोनी ने बार में फोन लगाया और जेरी नाम के आदमी ने फोन उठाया मगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि डोनी वही है जो बार में उस दिन बेहोश हो गया था तब वो तुरंत उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। फोन रखने के बाद ही डोनी को अपनी कार के डिक्की से आवाजें सुनाई देता है और उसके थोड़ी ही देर बाद उसमें से एक अजीब सी क्रिएचर बाहर निकलती है। उसे देखते ही डोनी बहुत डर जाता है और डरते हुए कार को जोर से घुमा देता है जिसके बाद वो क्रिएचर रोड पर गिर जाता है। इसके बाद डोनी तुरंत कार को रोककर एक गन लेकर बाहर आता है। कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी डोनी बिना वक्त गवाए उसके ऊपर गोली चला देता है जो उसके शोल्डर पर लग जाती है। तभी डोनी की नजर उस क्रिएचर के चेहरे पर पड़ती है और तभी उसे उसके चेहरे पर अपने भाई एरिक की झलक नजर आती है। ये देखकर डोनी अंदर तक हिल जाता है और तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है। होश आने पर डोनी देखता है कि वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो चुका है। अगली सुबह डोनी कॉलेज जाता है जहाँ पर मॉर्गन उसे उन सैंपल्स के बारे में बताते हुए कहती है कि दरअसल ये क्रिएचर एक ऐसा वायरस फैलाता है जिसके कांटेक्ट में जो भी इंसान आता है उसकी बॉडी के जीन्स भी बदल जाती है और फिर वो इंसान धीरे धीरे एक क्रिएचर में बदल जाता है। ये सब सुनकर घबराते हुए डोनी उससे पूछता है कि क्या इस बदलाव को वापस से पलटा जा सकता है। तब मॉर्गन जवाब देती है कि उसे इस बारे में नहीं पता और अभी प्रोफेसर भी जवाब देने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि वो उसका फोन ही नहीं उठा रहा है। उसी दौरान डोनी को डिटेक्टिव रे की कॉल आती है जहाँ वो बताता है कि डोनी के भाई एरिक के बारे में उसे कुछ पता चला है, इसलिए वो डोनी को उससे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद डोनी रे से मिलता है जहाँ पर रे उसे डांटते हुए कहता है कि उस दिन अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचता तो पुलिस तुम्हें ही उन तीनों लड़कियों का खूनी समझकर अरेस्ट कर लेते। फिर रे पूछता है कि तुम्हें उन तीनों लड़कियों के हादसे के बारे में कैसे पता चला। तब डोनी उसे प्रोफेसर का नाम नहीं बताता बल्कि उससे कहता है कि वो अपने भाई एरिक को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था। इसके बाद रे डोनी को एक वाटरफॉल
फॉल के पास लेकर जाता है, जहाँ पर धोनी को उसके भाई एरिक का काफी सारा सामान मिलता है और साथ ही वो वहाँ पर एक खाली ककून भी देखता है, जैसे उसमें से कोई बाहर निकल आया हो। उसी दौरान मॉर्गन वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद धोनी मॉर्गन को अपने साथ उसके घर लेकर जाता है। फिर धोनी मॉर्गन को उस क्रिएचर के बारे में बताता है जिसको उसने रात में देखा था और साथ ही उससे कहता है कि उसका चेहरा उसके भाई एरिक से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, मगर तभी वो कहता है कि शायद ये सब उसका वहम भी हो सकता है। मगर मॉर्गन को ये वहम नहीं लगता और फिर वो बताती है कि वो क्रिएचर इंसानों को ककून में इसलिए बंद करता है ताकि वो अपने वंश को बढ़ा सके। इसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन वो दोनों खुद अकेले करेंगे। इसके बाद वो दोनों बिना किसी को कुछ बताए मॉर्ग पहुँचते हैं और जैसे ही मॉर्गन उस ककून को टच करती है तभी वो ककून जोर जोर से हिलने लगता है और उसके अंदर का क्रिएचर तड़पने लगता है और उसके अगले ही पल वो ककून चिपचिपी खून और तेज बदबू के साथ फट जाता है और उसमें से एक बहुत ही डरावना क्रिएचर निकलकर वो सीधे मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखकर धोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो क्रिएचर उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी डिटेक्टिव मैक्रॉय एक FBI एजेंट के साथ वहाँ पहुँचता है और उन दोनों को देखकर वो क्रिएचर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी मैक्रॉय उस FBI एजेंट को आगे बढ़ा देता है, जिसके बाद एजेंट का एक हाथ बुरी तरह से कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ही वो क्रिएचर डिटेक्टिव मैक्रॉय को भी मार डालता है। इसके बाद अचानक उस क्रिएचर की हालत खराब होने लगती है और फिर उसकी बॉडी फट जाती है और वो मर जाता है। ये सब देखकर मॉर्गन बुरी तरह से डर जाती है और कांपने लगती है। वो कांपती हुई आवाज में धोनी से कहती है कि उस ककून से जो क्रिएचर निकली है वो एक लड़की रेचल है जो मेरी क्लासमेट थी। अगली सुबह मॉर्गन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जब वो मिरर में खुद को चेक करती है तो वो देखती है कि उसके पीठ पर गहरी खरोच के निशान हैं, मगर वो ये बात धोनी से छुपा कर रखती है और फिर वो उसके साथ रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर डिटेक्टिव रे पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद डिटेक्टिव रे बताते हैं कि सिर्फ रेचल ही नहीं बल्कि लेक में मरने वाली 2 लड़कियां भी प्रोफेसर चार्ल्स की स्टूडेंट्स थी। हैरानी की बात यह है कि प्रोफेसर चार्ल्स को इस हादसे के बारे में पहले से ही पता था और अब वो मिस्टीरियस तरीके से अचानक कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनकर धोनी जवाब देता है कि प्रोफेसर की इसमें कोई गलती नहीं है। धोनी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि प्रोफेसर ही है जो उसकी सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तभी मॉर्गन धोनी को शॉक देते हुए उससे कहती है कि प्रोफेसर चार्ल्स जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। उन्होंने मुझे तुम्हारे भाई एरिक के गायब होने पर रिसर्च करने के लिए तुम्हारे कॉलेज आने से भी कई हफ्ते पहले ही कहा था। तभी डिटेक्टिव रे ये रिवील करते हैं कि जिन्हें वो अभी तक प्रोफेसर चार्ल्स समझते आ रहे हैं वो असल में एक साइंटिस्ट फ्रैंक रैंकॉफ है और वो उसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जो रेगिस्तान की माइंस के अंदर था। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उनसे बहुत गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उनके कई सारे साथी मारे जाते हैं। इसके बाद रे कहता है कि अब वो ये इन्वेस्टिगेशन अकेले ही कंटिन्यू कर रहा है और वो मॉर्गन और धोनी को वार्निंग देते हुए कहता है कि अब वो दोनों इस मामले से दूर रहे तो ही अच्छा होगा, वरना वो दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त रे को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। फिर रे उस आदमी को रुकने के लिए कहता है, मगर वो आदमी उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़कर एक घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर रे फौरन अपनी गन लेकर उस घर के अंदर जाकर उस आदमी को उसके सामने आने के लिए कहता है, मगर उसी दौरान एक क्रिएचर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसे देखकर रे बहुत डर जाता है और अपना गन उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, मगर तभी वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त और धोनी का भाई एरिक है। इधर मॉर्गन और धोनी प्रोफेसर चार्ल्स के ऑफिस में पहुंचकर वहाँ के सारे पेपर्स देखने लगते हैं। उन पेपर्स को चेक करने पर धोनी को पता चलता है कि पिछले साल एरिक ने प्रोफेसर चार्ल्स की क्लास ज्वाइन किया था और प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स की फाइल्स बनाई थी और उनके ऊपर मिस्टीरियस रिपोर्ट्स भी लिखी थी। उन रिपोर्ट्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट नेगेटिव था, लेकिन मॉर्गन की फाइल में लिखा है कि उसका रिजल्ट अभी भी इनकम्प्लीट है। इसके बाद धोनी ने कई बार रे को फोन किया, मगर वो उसका फोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद मॉर्गन इन सारी चीजों की स्टडी करते हुए धोनी को एक कंक्लूजन बताती है कि हर इंसान का डीएनए बारू के डीएनए के साथ मैच नहीं हो सकता, इसलिए प्रोफेसर का रिप्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट कई बार फेल हो जाता था, जैसा रेचल के साथ हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई थी। प्रोफेसर चार्ल्स शायद ककून के लिए सही इंसान की तलाश
कर रहा है और शायद इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोफेसर ने उस क्रिएचर के साथ डील किया है। इधर जब डिटेक्टिव रे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो मॉर्गन ये फैसला करती है कि अब वो अपने तरीके से इस स्टडी को आगे बढ़ाएगी। इसके बाद मॉर्गन डोनी को हिप्नोटाइज करती है। इसी दौरान डोनी खुद को उसी गुफा के बाहर देखता है और इस बार उसे गुफा के अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वहाँ पर एरिक भी उसके साथ था। तभी डोनी को महसूस होता है कि एरिक उसे बचाने की काफी कोशिश करते हुए वो बारू को उस गुफा से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके बाद ही एरिक उस क्रिएचर का शिकार बन गया जहाँ पर उसे वो ककोन मिला था। इसके बाद मॉर्गन ने गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक कर लिया और उसमें से उस इलीगल माइन का सीक्रेट डेटा निकाल लिया। उसी डेटा में एक और साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है। उसी वक्त मॉर्गन को बहुत खांसी होने लगती है और जब डोनी उससे बात करता है तो अचानक मॉर्गन उस पर गुस्से से भड़क जाती है, जिसे देखकर डोनी को उसकी फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर बाद मॉर्गन को चक्कर आने लगती है, जिसके बाद डोनी मॉर्गन को बेड पर सुला देता है और उसी दौरान वो मॉर्गन की बॉडी पर लगी खरोच के निशान को देख लेता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद ये खरोच रेचल ने ही किया होगा जब वो उस क्रिएचर में बदल गई थी। इसके बाद डोनी मॉर्गन को छोड़कर अकेले ही उस दूसरे साइंटिस्ट से मिलने जाने का फैसला करता है। इसके बाद डोनी उस साइंटिस्ट के सामने जाकर खड़ा होता है जिसका नाम लिंदा है। डोनी उन्हें प्रोफेसर चार्ल्स के साथ उनकी तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि उसे उनकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और अब उसे इन सब का जवाब चाहिए। ये देखकर लिंदा बहुत डर जाती है और वो डोनी से हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और उसे परेशान ना करे। वो बताती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो उसकी जान भी जा सकती है। तब डोनी उससे कहता है कि वो क्रिएचर बारू मेरे भाई एरिक को ले गया है। ये सुनकर लिंदा को अफसोस होता है और वो उससे कहती है कि अगर उसके भाई का डीएनए बारू के साथ 100% मैच हो जाती है तो वो जिंदा बच सकता है, वरना उसकी मौत होना तय है। इसके बाद ही लिंदा डोनी से कहती है कि प्रोफेसर चार्ल्स एक खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहना। ये कहकर लिंदा वहाँ से चली जाती है। लिंदा के जाने के बाद जब डोनी अपनी कार में बैठता है तभी वो देखता है कि उसके पीछे की सीट पर प्रोफेसर चार्ल्स बैठा हुआ है। तब प्रोफेसर डोनी से बहुत शांत होकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई एरिक के पास ले चलता हूँ। इसके बाद डोनी प्रोफेसर की बात मानकर कार चलाकर एक बहुत पुरानी फैक्ट्री के पास पहुँचता है। वहाँ पर फाइनली डोनी अपने भाई से मिलता है जिसे प्रोफेसर ने बांध कर रखा है और वो अब एक क्रिएचर में बदल चुका है जिसे डोनी पहले भी देख चुका है। इसके बाद प्रोफेसर डोनी के सामने अपने गुनाहों को कन्फेस करते हुए कहता है कि बारू नाम का क्रिएचर इस दुनिया में सदियों पहले आया था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आया था, मगर उसका एक ही मकसद था, वो अपने वंश को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के दौरान इंसान और जानवर किसी का भी बचना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक सीक्रेट लैब बनाया गया और वहाँ पर रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि असली प्रॉब्लम डीएनए इनकम्पैटिबिलिटी है और इसी वजह से उनका रिप्रोडक्शन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके बाद ही प्रोफेसर की आंखें अजीब तरह से चमक उठी और वो बताने लगता है कि सही कैंडिडेट को ढूंढने के लिए मैंने कई सारे लोग और यहाँ तक कि जानवरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं इसमें सक्सेसफुल होने के लिए पूरी तरह से पागल हो गया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि बारू कब तक जिंदा रहेगा। इसके बाद प्रोफेसर बताता है कि जब बारू लैब से भाग गया था तब उसने रास्ते में पूरी टीम को मार डाला था जिसमें मैं बच गया था। इसके बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने प्रोफेसर का नाम ले लिया और इस रिसर्च को कंटिन्यू रखा। फिर वो हंसते हुए डोनी से कहता है कि एरिक को ट्रैप करने का आइडिया भी मेरा ही था और आज तक कोई भी ककोन के अंदर इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सका जितना एरिक रह पाया है। ये सब सुनकर डोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर प्रोफेसर पहले से ही इसके लिए तैयार था और वो अपना गन निकालकर डोनी से कहता है कि मेरे प्लान में सिर्फ एक ही गलती थी, एरिक की ड्रग एडिक्शन, और इसकी वजह से उसकी बॉडी अब धीरे धीरे खराब हो रही है और इसलिए अब मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। तुम्हारा डीएनए भी एरिक जैसा ही है और तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी है। इतना कहकर प्रोफेसर एरिक की जंजीरों को खोलकर दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। अब डोनी अपने ही भाई के साथ ट्रैप हो चुका है जो अब इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर बन गया है। एरिक जैसे ही आजाद होता है वो फौरन डोनी के ऊपर अटैक कर देता है। डोनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हम दोनों भाई हैं, तुम खुद को पहचानो, मगर एरिक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद मजबूरन डोनी पास पड़ी एक पत्थर उठाकर एरिक के सर पर मारकर उसका सर फोड़ देता है और फिर वो वहाँ
वहाँ बैठकर रोने लगता है। इधर बाहर प्रोफेसर धोनी की कार को जलाकर सारे सबूत डिस्ट्रॉय करने लगता है। इधर मॉर्गन की पीठ पर लगी घाव और ज्यादा फैलने लगती है, जिसके बाद वो अचानक उठकर नहाने के लिए चली जाती है। मगर तभी पानी के गिरते ही उसकी बॉडी फटने लगती है और वो एक क्रिएचर में बदलने लगती है। तभी धोनी वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि अपार्टमेंट की लाइट अचानक बुझ गई है, जिसे देखकर उसके मन में बुरे ख्याल आने लगती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तब बाथरूम खाली होता है और तभी एक काली परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरती है और बालकनी से छलांग लगाकर अंधेरे में भाग जाती है। ये देखकर धोनी मॉर्गन को ढूंढते हुए रोड पर इधर उधर दौड़ने लगता है। तभी मॉर्गन, जो अब पूरी तरह से एक क्रिएचर में बदल चुकी है, वो एक आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर धोनी उस आदमी को देखने उसके पास पहुंचता है और तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो सभी मॉर्गन को देखते हैं, जिसके पूरे बॉडी में खून लगा हुआ है। तभी धोनी उसका नाम लेता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए मॉर्गन को होश आता है कि वो एक इंसान है। मगर इसके बाद ही पुलिस ऑफिसर मॉर्गन के ऊपर गोली चलाने वाली होती है, मगर तभी गलती से उसकी गोली पास खड़ी पिकअप ट्रक के गैस टैंक पर लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में धोनी बेहोश हो जाता है और मॉर्गन की मौत हो जाती है। फिर 1 साल बाद धोनी एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद होता है। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया है और वही छिपा हुआ नकली प्रोफेसर चार्ल्स अब भी उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।